आज का जो टॉपिक है वो है शियर एंड बॉन्ड। अभी तक हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बीम को डिज़ाइन किए किस पैमाने पे, किस बेसिस पर, बेंडिंग मोमेंट के क्राइटेरिया पे। ठीक है, कोई भी गिवन कंडीशन या लोडिंग दिया रहता था बीम में, उसके हिसाब से हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते थे। सपोज करिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल लग रहा था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8। उस WL²/8 के बेसिस पे ही बीम को डिज़ाइन किए। उसका जो भी विड्थ, डेप्थ और AST है, इफेक्टिव डेप्थ है, कवर है इफेक्टिव, सभी चीज़ों को हम लोग फिक्स किए। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट के वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे डेवलप कर रहा है उस पॉइंट पे फ्लेक्चरल फेल्योर होने का संभावना रहता है बीम में। ठीक है, फ्लेक्चरल फेल्योर मतलब कि सपोज करिए बीम है, सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पे जैसे ये सैग करेगा इस तरह से, तो फ्लेक्चरल फेल्योर मिड पॉइंट पे WL²/8 जो हम लोग यूडीएल के कंडीशन निकाले थे, उस पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप करा था और उसके वजह से जो है वहाँ पे फ्लेक्चरल फेल्योर होने का संभावना था, जिससे बचाने के लिए हम लोग बीम को विड्थ और डेप्थ और AST हम लोग प्रोवाइड किए थे फ्लेक्चरल फेल्योर से बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बीम जो है हमेशा फ्लेक्चरल फेल्योर ही हो, बेंडिंग की वजह से ही फेल्योर हो। उसमें और भी कुछ अलग अलग पैमाना है जिसके वजह से बीम फेल्योर हो सकता है। वो कौन सा अलग अलग पैमाना है, जिसका ये नाम है शियर एंड बॉन्ड। बीम जो है वो शियर में भी, शियर की वजह से मैक्सिमम शियर फोर्स अगर उसमें सहने का क्षमता नहीं है किसी भी बीम में जितना डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो वो फेल्योर हो सकता है। बॉन्ड के वजह से भी फेल्योर हो सकता है। जैसे कि RCC बीम जो है कंपोजिट मटेरियल है, उसमें स्टील भी है और कंक्रीट भी है। दोनों में अगर प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो, एक दूसरे का साथ प्रॉपर नहीं हो, रेनफोर्समेंट उसका साथ अगर छोड़ दे, अगर सेपरेट बिहेव करने लगे, लोड लगा, रेनफोर्समेंट निकल के बाहर आ गया, ठीक है, यानी कि प्रॉपर दोनों में बॉन्ड नहीं है। तो प्रॉपर बॉन्ड अगर नहीं है तो वो कंपोजिट एक यूनिट के तौर पर ट्रीट नहीं करेगा वो RCC मेंबर, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारा क्राइटेरिया है, जैसे कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, बीम जो है अगर लोड लगा, ना ही उसमें किसी तरह का क्रैक आया, ना ही शियर फेल्योर हुआ, ना ही बॉन्ड हुआ, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा सैग कर गया, झूल गया, इस तरह से नीचे दब गया, ठीक है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारा स्ट्रक्चर है, बीम के ऊपर भी बहुत सारा स्ट्रक्चर होगा। एक लिमिट से ज़्यादा अगर उसमें डिफ्लेक्शन होता है, मतलब कि सैगिंग होता है इस तरह से, तो ऊपर का स्ट्रक्चर अपने आप क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, वो रहने योग्य नहीं होगा, सर्विसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें किसी तरह का क्रैक नहीं आया, नहीं शियर फेल्योर हुआ, फिर भी अगर वो रहने योग्य नहीं रहा तो भी उसको क्या माना जाएगा, फेल्योर ही माना जाएगा, स्ट्रक्चर या मेंबर का फेल्योर ही माना जाएगा। यानी कि एक लिमिट से, वो लिमिट कौन सा है आप लोग मॉस में पढ़े होंगे, ठीक है, मैक्सिमम जो स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने का कुछ फार्मूला है, और लिमिटिंग वैल्यू क्या है RCC का। RCC में सभी को हम लोग मैच कराते हुए, कंपेयर करते हुए, अगर एक लिमिट से ज़्यादा उसमें स्लोप या डिफ्लेक्शन आता है तो भी हम उसको क्या बोलते हैं कि फेल्योर हो गया, बीम में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वजह से फेल्योर आया। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो शियर एंड बॉन्ड, शियर एंड बॉन्ड की वजह से कैसे बीम में फेल्योर होता है, कैसे हम लोग इस दोनों क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई करते हुए बीम को डिज़ाइन करते हैं। ठीक, अभी तक देखिए बीम को जो भी हम लोग डिज़ाइन किए हैं, सपोज करिए सिंपली सपोर्टेड बीम है ये, और इस पर यूडीएल इस तरह से लोडिंग लग रहा, तो हम लोग जो डिज़ाइन किए हैं अभी तक वो बेंडिंग मोमेंट के क्राइटेरिया से, जिसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिड पॉइंट पे WL²/8 लग रहा था। ठीक है, मैक्सिमम इस क्राइटेरिया पे, और सपोज करिए इसका इस तरह से अगर फ्लेक्चरल में फेल्योर होता है तो यहाँ पे क्रैक होने का संभावना, इस तरह से फेल्योर हो सकता है। इस फ्लेक्चरल फेल्योर को बचाने के लिए हम लोग बीम का विड्थ, डेप्थ और एरिया ऑफ स्टील ये डिज़ाइन करके हम लोग निकाले थे अभी तक जो सीखे। बी ये इफेक्टिव डेप्थ और ये एरिया ऑफ स्टील नीचे, ठीक है, इस तरह से हम लोग डिज़ाइन किए। लेकिन बीम जो है वो शियर में भी फेल्योर हो सकता है। इसका जैसे कि आप लोग मॉस में पढ़े होंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम, तो शियर फोर्स अगर इस कंडीशन का हम लोग देखें तो शियर फोर्स का वेरिएशन इस तरह से होता है, सपोर्ट पे सबसे अधिक, मिड पॉइंट पे 0, और उसके बाद इस तरह से नेगेटिव शियर फोर्स रेफरेंस लाइन के नीचे प्रोड्यूस्ड होता है। तो इसका जो इंटेंसिटी है वो कितना है, WL/2, मैक्सिमम शियर फोर्स WL/2। तो अगर शियर के हिसाब से अगर बीम डिज़ाइन नहीं हुआ होगा तो उसमें किस तरह का फेल्योर होगा, उसको फिजिकली आप लोग अनुभव करें। सपोर्ट के जस्ट बाद एक लिमिट से ज़्यादा अगर शियर फोर्स डेवलप कर गया है तो हो सकता है बीम कट के इस तरह से दो भाग में अलग हो जाए। ये सपोर्ट कंडीशन है। सपोर्ट कंडीशन के बाद सबसे मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे है, सपोर्ट के पास ही।
तो उस लिमिट को, इस वैल्यू को अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, उसके बर्दाश्त की क्षमता से ज़्यादा हो जाए, तो कट के बीम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरह का जो फेल्योर है वो कैसा फेल्योर कहलाता है? यहाँ पे फ्लेक्चरल नहीं हुआ है, टूटा बेंड नहीं हुआ है, क्रैक नहीं हुआ है, ये कट के अलग हुआ है। ठीक, कट के अलग होना ही किस तरह का फेल्योर है? शियर फेल्योर। तो जो भी आप बीम को डिज़ाइन किए हैं, बी और डी तो एक बार डिज़ाइन हो गया, एरिया ऑफ स्टील एक बार डिज़ाइन हो गया। अब इसी डिज़ाइन किए गए बीम को इस क्राइटेरिया से भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा कि इस शियर फोर्स को सहने में वो सक्षम है या नहीं, कैपेबल है या नहीं। ठीक है, एक बार किसी एक क्राइटेरिया से हमको डिज़ाइन कर लेना है, बी डी और AST वो फिक्स हो गया, और उसी को चेक कराना है अलग अलग क्राइटेरिया से, क्या वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, क्या ये बॉन्ड वाले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, क्या वो स्लोप वाले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, वो डिफ्लेक्शन वाले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। सभी चेक को हम लोग लगाएंगे और सभी चेक में वो पास कर गया, शियर, बॉन्ड, डिफ्लेक्शन, स्लोप, तब हम लोग बीम को प्रोनाउंस करेंगे कि ये जो बीम डिज़ाइन की है फाइनल बीम है, ये सभी तरह के जितने भी अनवांटेड चीज़ हैं, जैसे कि शियर प्रोड्यूस्ड हो रहा है, बॉन्ड के वजह से फेल्योर हो रहा है, कितना भी अनवांटेड चीज़ है, सभी को वो सेटिस्फाई करते हुए ये फाइनल विड्थ, डेप्थ और AST है। यानी कि सिर्फ फ्लेक्चरल से बीम को डिज़ाइन कर लेना ही कंक्लूज़न नहीं है, फाइनल ये रिजल्ट नहीं है, इसको चेक भी करना पड़ेगा शियर और बॉन्ड में। जो इसेंशियल क्राइटेरिया है वो शियर एंड बॉन्ड। आपके सिलेबस में कहीं भी स्लोप डिफ्लेक्शन से चेक करने के बारे में, या एग्जामिनेशन में अगर स्लोप डिफ्लेक्शन से चेक करेंगे तो एक क्वेश्चन में ही 1.5 घंटा लग जाएगा। ठीक है, 1 घंटे से अधिक लग जाएगा। इसलिए शियर तक डिज़ाइन करते हैं लोग, बॉन्ड भी नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे शियर एंड बॉन्ड से भी डिज़ाइन करके सभी, ताकि आपको नॉलेज रहे कि बॉन्ड में कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं, शियर में कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी। अब कैसे हम लोग IS कोड को फॉलो करते हुए क्या क्या स्टेप्स है, प्रोसीजर्स है शियर एंड बॉन्ड में चेक करने का, इसको देखते हैं। ये तो हम लोग सीख गए शियर की वजह से किस तरह का फेल्योर होता है। अब इस फेल्योर से बचने के लिए हम लोग किस तरह का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे कैसा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इसका इफेक्ट कैसा होता है, इसको थोड़ा और विजुलाइज करते हैं, थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, एक बीम के अंदर बहुत सारे एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि शियर कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, इसका इफेक्ट कैसे होता है। सपोज करिए कि शियर एक एलिमेंट है यहाँ मिड पॉइंट पे, एक एलिमेंट है बीच पे, इसको, इस एलिमेंट को एलिमेंट 1 नाम दिए, इसको 2, और सपोर्ट के पास एक एलिमेंट है उसको 3 नाम दिए। इस एलिमेंट में किस किस तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा होगा, एलिमेंट 1 में किस तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है। देखिए एलिमेंट 1 को देखिए, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है मिड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो एलिमेंट है उसको फोकस कर रहा है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है और शियर फोर्स 0 है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कैसा स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस। ये फाइबर के नीचे हम लोग लिए हैं इसलिए टेंसाइल, ऊपर लेते हैं तो कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये फाइबर इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लिए हैं तो टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, और किसी तरह का शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड नहीं हो रहा है। एलिमेंट 2 पे जाते हैं, 2 पे, 2 कहीं ना कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ अमाउंट का, इससे थोड़ा कम ही अमाउंट का बेंडिंग स्ट्रेस भी है और कुछ अमाउंट का शियर फोर्स भी है। ठीक है, कुछ अमाउंट का बेंडिंग स्ट्रेस भी है, कुछ अमाउंट का शियर फोर्स भी है। यानी एलिमेंट 2 को अगर फोकस करें तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस भी है और ये शियर स्ट्रेस भी। शियर स्ट्रेस का इस तरह से सिंबल है, सपोज करिए टाउ, इस तरह का शियर स्ट्रेस भी है। ठीक, अगर एलिमेंट 3 पे फोकस, ये एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 2। अब इस तरह का हम लोग कन्वेंशन क्यों दिए हैं, इसको इस पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन का शियर फोर्स, इस फेस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का शियर फोर्स, लेफ्ट अपवर्ड राइट डाउनवर्ड, ये पॉजिटिव शियर फोर्स का सिंबल है, साइन कन्वेंशन है। ठीक है, तो पॉजिटिव शियर फोर्स ही यहाँ पे डेवलप कर रहा है, तो पॉजिटिव शियर फोर्स को दर्शाने के लिए लेफ्ट अपवर्ड और राइट डाउनवर्ड, ये साइन कन्वेंशन है। अब एलिमेंट 3 पे फोकस करते हैं। एलिमेंट 3 कहाँ पे, जस्ट बियॉन्ड द सपोर्ट, सपोर्ट के जस्ट बाद यहाँ पे एलिमेंट 3 है, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 और शियर फोर्स मैक्सिमम। एलिमेंट 3 पे आइए, एलिमेंट 3 पे शियर फोर्स मैक्सिमम है
और बेंडिंग मोमेंट 0, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस भी नहीं डेवलप कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या डेवलप कर रहा है, शियर स्ट्रेस। अब देखिए इस फाइबर को, इस जो एलिमेंट है एलिमेंट 3, इस तरह का जितना भी शियर फोर्स डेवलप हो रहा है उसके वजह से शियर स्ट्रेस जो डेवलप कर रहा है, इस एलिमेंट को किस शेप में तोड़ना चाहेगा, किस शेप में डिफॉर्म करना चाहेगा, एक बर्फी वाले शेप में, इस तरह से देखिए, इस तरफ इसको दबा रहा है, इस तरफ इसको दबा रहा है। इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप अगर देखें तो कंक्रीट जो है इस रूप में ये शियर स्ट्रेस इसको तोड़ना चाहेगा इस तरह से। ये जो रेक्टेंगुलर शेप था ये किस तरह से दबा के अगर फाइनल इसका रूप देखें तो इस तरह से करना चाहेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है और इस डायरेक्शन में कंप्रेशन एक तरह से प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, जैसे ही टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हुआ, अगर ये एलिमेंट इक्विलिब्रियम में है यानी कि समान अवस्था में है, तो ये अगर अप्लाई हो रहा है शियर फोर्स तो उसका कंप्लीमेंट्री शियर फोर्स भी लगेगा। इस कंप्लीमेंट्री शियर फोर्स के लगने के वजह से ये जो शेप था रेक्टेंगुलर वो रोम्बस शेप ले लिया, इस तरह का शेप ले लिया, और इस शेप को इमेजिन कर रहे हैं इस तरह का शेप ले लेगा। इस शेप को ग्रहण करने में क्या होगा कि इस डायरेक्शन में, इस डायगोनल में टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा और इस डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस को सहने के लिए कंक्रीट तो निग्लिजिबल स्ट्रेंथ माने हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो हमको टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीट में नहीं सह सकता, टेंसाइल स्ट्रेस को सहने का क्षमता कंक्रीट में निगलेक्टेड हम लोग माने हैं, तो इस डायरेक्शन में हमको रेनफोर्समेंट देने की आवश्यकता है। ठीक है, रेनफोर्समेंट देने की आवश्यकता। तो यहीं से आप पॉइंट पकड़िएगा कि इस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस को सहने के लिए रेनफोर्समेंट देने की आवश्यकता है। तो हम लोग डायगोनल रेनफोर्समेंट इस तरह से प्रैक्टिकली प्लेस करना तो थोड़ा इनप्रैक्टिकल है और वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली ज़रूरत क्या है कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस, जैसे कि यहाँ पे बेंडिंग में देखें, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे किस डायरेक्शन में स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा था, इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में हम लोग क्या लगाए थे, रेनफोर्समेंट लगाए थे। ठीक है, सरिया लगाए थे। अब यहाँ पे डायगोनल स्ट्रेस जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस, वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम लोग को रेनफोर्समेंट भी जो लगाना चाहिए इसी डायरेक्शन में लगाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली उस तरह का रेनफोर्समेंट इंक्लाइंड वे में रखना, प्लेस करना, वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल स्टीरअप्स, जिसको आप लोग रिंग भी देखते हैं, इस तरह का सरिया है, इसको रिंग से बांधा जाता होगा। आप लोग समझते नहीं होंगे उसमें कि क्यों बांधा जा रहा है रिंग से, लेकिन रिंग से बांधने का, और इस तरह से मोड़ दिया जाता है, रिंग से बांधने का जो मकसद है वो ये है कि उसमें जो शियर फोर्स डेवलप कर रहा है उसको काउंटर एक्ट कर सके, उसको बर्दाश्त कर सके। ठीक है, इस तरह का जो छड़ है, ठीक है, छड़ को हम लोग छड़ के बाहर साइड से इस तरह से जो स्टीरअप्स देते हैं, इसका नाम है स्टीरअप्स, या फिर इसको टाई बार भी बोलता है, कहीं पे रिंग भी बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, रिंग मानते हैं। ठीक है, तो ये स्टीरअप्स है एक तरह से, और स्टीरअप्स को हम लोग प्लेस करते हैं उस शियर स्ट्रेस को, डायगोनल से जो शियर स्ट्रेस हो रहा है उसकी वजह से क्रैक डेवलप करेगा कंक्रीट में, उसको रोकने के लिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे जो हम लोग स्टीरअप्स प्रोवाइड किए हैं, इसके अलावा और कौन कौन सा कंपोनेंट है जो इस डेवलप्ड शियर फोर्स को बर्दाश्त करेगा। ठीक है, वो कंपोनेंट है, सबसे पहले कंक्रीट में भी कुछ ना कुछ क्षमता होता है जो कि शियर फोर्स के इंटेंसिटी को थोड़ा बर्दाश्त करे। टेंसाइल फोर्स सहने का क्षमता उसमें निग्लिजिबल हम लोग माने थे, लेकिन शियर फोर्स को सहने का क्षमता कुछ ना कुछ कंक्रीट में भी होता है। तो पहला जो कंपोनेंट है वो कंक्रीट इटसेल्फ कैन बियर सम अमाउंट ऑफ शियर फोर्स। ठीक है, पहला ये कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट है कि इसमें वर्टिकल स्टीरअप्स जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से रिंग बार के रूप में या फिर टाई बार के रूप में या स्टीरअप्स जो भी नाम है, इस रूप में जो हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो बर्दाश्त करेगा शियर फोर्स को। उसके बाद हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट को जो नीचे लगा है उसको बेंट अप करके ऊपर कर देते हैं सपोर्ट के पास। इसको आप देखे होंगे मिस्त्री लोग थोड़ा रेनफोर्समेंट को बीम में या फिर स्लैब में सपोर्ट के पास L/5 से लेकर L/7 जो यहाँ से स्पैन है, इस रेंज में मोड़ के ऊपर कर देता है रेनफोर्समेंट। तो ये जो इंक्लाइंड बार है, इस तरह से इंक्लाइंड बार जो है ये भी कुछ अमाउंट ऑफ शियर फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो ये नीचे जा रहा था, टेंशन को सहने के लिए यहाँ प्रोवाइड किए थे, लेकिन सपोर्ट के पास ये रेनफोर्समेंट को मोड़ के हम लोग ऊपर कर दिए। तो जितना नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे ऊपर हुआ है तो उसका स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना अमाउंट ऑफ शियर फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है, कितना भागीदार है इस टोटल शियर फोर्स को सहने में वो। ठीक है, तो सबसे पहला
कि कंक्रीट में हम लोग देखेंगे कितना, क्योंकि कंक्रीट तो पहले से प्लेस है, इसको तो बाद में डिज़ाइन करेंगे, कितना डाया इसका स्टीरअप्स का होना चाहिए, कितना नंबर होना चाहिए, कितना ये जो रेनफोर्समेंट है प्लेस टू प्लेस, सेंटर टू सेंटर प्लेस करें, ये सभी डिज़ाइन का पैरामीटर्स है। क्या क्या पैरामीटर्स है, ध्यान से सुनिए। डायमीटर ऑफ द स्टीरअप्स, स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग्स ऑफ द स्टीरअप्स, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ उसी से निकल जाता है, तो कितना नंबर ले, कितना स्पेसिंग ले, कितना डाया ले, सभी जो ये पैरामीटर्स है ये डिसाइड होता है कि किस इंटेंसिटी का, किस अमाउंट का शियर फोर्स को हमको बर्दाश्त कराना है, कैरी कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो इसका स्टेप्स है रफली अपने भाषा में हम लोग बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि कितना शियर फोर्स डेवलप हो रहा है, कितना शियर फोर्स डेवलप हो रहा है। तो शियर फोर्स मैक्सिमम कितना डेवलप हो रहा है, WL/2। W क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्पैन भी दिया हुआ है, तो WL/2 ये डेवलप शियर फोर्स है। अब इसी शियर फोर्स के लिए हम लोग को चेक करना है और जो भी एडिशनल इसके लिए जो कंपोनेंट लगाना है उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कंक्रीट पहले से प्लेस है, कंक्रीट को हम लोग डिज़ाइन करके बेंडिंग के क्राइटेरिया से, फ्लेक्चरल के क्राइटेरिया से यहाँ पे प्लेस कर दिए BD और AST जिसमें। तो कंक्रीट में जो क्षमता है शियर फोर्स को सहने का वो निकालेंगे। कंक्रीट कितना शियर फोर्स सह सकता है, कंक्रीट कितना शियर फोर्स सह सकता है, ये कैसे निकलेगा। शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट इक्वल्स टू VC डिवाइडेड बाय B इंटू D ये वाला, ठीक है। तो VC कंक्रीट कितना शियर फोर्स सह सकता है, ये कैसे निकलेगा, शियर स्ट्रेस इंटू B इंटू D। इस पर हम लोग डिटेल आएंगे कि टाउसी कैसे निकलता है ये सभी चीज़ों पे, अभी एक रफली हम लोग अपने लैंग्वेज में सीख रहे हैं। तो टाउसी इंटू B इंटू D ऐसे करके हम लोग कंक्रीट कितना शियर फोर्स सह सकता है इसको निकालेंगे, ठीक है। हम देखिए कि अब चेक करेंगे ये जो डेवलप शियर फोर्स है, सपोज करिए डेवलप शियर फोर्स आया 30 किलो न्यूटन का। अब कंक्रीट में जो शियर फोर्स सहने का क्षमता है वो आया 50 किलो न्यूटन का। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में कंक्रीट में जो शियर फोर्स सहने का क्षमता निकला वो ज़्यादा निकल गया, किससे, डेवलप्ड शियर फोर्स से। तो कंक्रीट खुद सक्षम है इस पर्टिकुलर केस में कि जितना भी शियर फोर्स डेवलप कर रहा है उसको बर्दाश्त कर लेगा। तो किसी तरह का वर्टिकल स्टीरअप्स देने का ज़रूरत नहीं, वर्टिकल बार देने का ज़रूरत नहीं। लेकिन IS कोड क्या रिकमेंड करता है, भले ही ज़रूरत ना हो इस वर्टिकल बार का, लेकिन फिर भी एक मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट एज अ वर्टिकल बार या एज अ वर्टिकल स्टीरअप्स आपको प्रोवाइड करना है। अब वो कितना प्रोवाइड करना है तो IS कोड का एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग डिटेल में जब आएंगे तो समझेंगे। अब ब्रीफली अभी एक समझ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंक्रीट में कितना क्षमता है उसको निकालेंगे और उसको चेक करेंगे क्या वो डेवलप्ड शियर फोर्स से, फॉर द एग्जांपल 30 था, उससे ज़्यादा है या कम है। इस केस में देखें कि वो ज़्यादा हो गया तो किसी तरह का वर्टिकल स्टीरअप्स देने का ज़रूरत नहीं था, फिर भी हम एक IS कोड के हिसाब से एक मिनिमम वर्टिकल स्टीरअप्स का जो भी डिज़ाइन है, एरिया है, उसको हम लोग निकाल के स्पेसिंग निकाल के छोड़ देंगे, काम ख़त्म हुई पे। लेकिन सपोज़ करिए ये आप किसी तरह से निकाले, फॉर द एग्जांपल ये 15 किलो न्यूटन आ गया, डेवलप कर रहा है शियर फोर्स 30 किलो न्यूटन का, कंक्रीट में जो क्षमता है वो 15 किलो न्यूटन का ही है, तो बचा शियर फोर्स और कितना, 15 किलो न्यूटन का, वो कौन सा हैगा। अब उस फोर्स के लिए आपको वर्टिकल स्टीरअप्स को डिज़ाइन करने का आवश्यकता है, ठीक है। पहला केस जो हम लोग देखे थे, किसी तरह का फोर्स वर्टिकल स्टेप्स पे नहीं आ रहा था, फिर भी IS कोड एक रिकमेंडेशन था कि मिनिमम एरिया ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना है, तो हमको मजबूरी वाइज प्रोवाइड करना पड़ता। लेकिन अब इसको प्रोवाइड करने का एक वैलिड रीज़न है, मेरे पास एक वजह है। वजह क्या है कि कंक्रीट में जो क्षमता है वो कम पड़ गया डेवलप्ड शियर फोर्स से, तो अब जो बचा हुआ अमाउंट ऑफ शियर फोर्स है उसको कौन बर्दाश्त करेगा, उसको बर्दाश्त करेगा ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो वर्टिकल रेनफोर्समेंट में हम लोग कैसे निकालते हैं उसका जो कैरिंग कैपेसिटी है, शियर फोर्स कैरिंग कैपेसिटी, उसका एक फॉर्मूला है, उसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। अब आइए, अब इसमें कोई बार किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि मेन रेनफोर्समेंट बेंट अप करके ऊपर गया है, तो कितना नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बेंट अप करके ऊपर गया है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और उसका कितना क्षमता है लोड कैरिंग कैपेसिटी शियर फोर्स उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तब जाके हम लोग एक यहाँ पे VS डैश कि कंक्रीट सबसे पहले कुछ अमाउंट ऑफ शियर फोर्स बर्दाश्त किया, अगर बेंटअप बार है तो बेंटअप बार भी कुछ अमाउंट ऑफ शियर फोर्स बर्दाश्त करेगा, सपोज करिए 5 किलो न्यूटन का, तब जो बचा खुचा वैल्यू आएगा, सपोज करिए 15 कंक्रीट बर्दाश्त कर लिया। अगर किसी केस में बेंटअप बार दिया गया है, हो सकता है कि बेंटअप बार नहीं प्रोवाइड किया जाए, और किसी क्वेश्चन में हो सकता है बेंटअप बार प्रोवाइड किया जाए। अगर बेंटअप बार प्रोवाइड किया गया है तो बेंटअप बार में कितना शियर फोर्स
कैरिंग कैपेसिटी है VS डैश, इसको निकालेंगे और ये दोनों को जोड़ के, जैसे 15 ये था 5 ये था, तो यानी कि ये दोनों जोड़ के 20 हुआ। अब कितना अमाउंट बच रहा है जिसके लिए कि शियर रेनफोर्समेंट यानी कि वर्टिकल स्टेप डिज़ाइन करना है। डेवलप करा था 30, ये दोनों मिल के कितना सहा 20, तो बचा जो 10 किलोन्यूटन का, उसके लिए आपको ये वर्टिकल स्टीरअप्स डिज़ाइन करना पड़ेगा। डिज़ाइन करने का मतलब क्या, इसका डाया और स्पेसिंग, कितना डाया का ये रेनफोर्समेंट लें और कितना सेंटर टू सेंटर हम लोग प्लेस करें, ये डिज़ाइन करने का मतलब है, वर्टिकल स्टेप डिज़ाइन करने का मतलब। ठीक है, तो एक रफली हम लोग क्या सीखे, सबसे पहले डेवलप्ड शियर फोर्स कितना हो रहा है इसको कैलकुलेट करेंगे, WL/2। ठीक है, इसमें और भी एक आध स्टेप है, उसको हम लोग देखेंगे। एक रफली एक ब्रीफली हम लोग इंट्रोडक्शन का समझ रहे हैं, स्टेप समझ रहे हैं। डेवलप्ड शियर फोर्स WL/2 इसको कैलकुलेट किए। उसके बाद कंक्रीट में कितना शियर फोर्स कैरिंग कैपेसिटी है VC, इसको कैलकुलेट किए। ठीक है, कंक्रीट से का जितना सहने का क्षमता है उससे ज़्यादा अगर डेवलप शियर फोर्स है तो हम लोग VS पे जाएंगे। VS यानी कि VS निकालेंगे कितना अमाउंट बच रहा है जिसके लिए वर्टिकल स्टेप्स प्रोवाइड करना है। अगर किसी केस में बेंटअप बार दिया गया है तो VS पे जाने से पहले बेंटअप बार में कितना क्षमता है यानी कि VS डैश, इस तरह का बेंटअप बार में कितना शियर फोर्स सहने का क्षमता है वो भी निकालेंगे। तब देखेंगे कि अब कितना अमाउंट बच रहा है जिसके लिए ये वर्टिकल स्टेप्स डिज़ाइन करने का ज़रूरत है। तो वो कैसे निकलेगा, कंक्रीट का क्षमता प्लस बेंटअप बार, ये जो मुड़ा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेंटअप बार का क्षमता, दोनों को जोड़ के और जितना डेवलप शियर फोर्स कर रहा था इसमें माइनस करेंगे, ये दोनों को जोड़ के जो भी अमाउंट आएगा, तो जो बचा हुआ अमाउंट है उसके लिए डिज़ाइन करेंगे ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये कहानी था। अब आइए, अब देखिए ये जो शियर फोर्स डेवलप कर रहा है ये कहाँ पे है, सपोर्ट पे। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे शियर फोर्स, डेवलप्ड शियर फोर्स का इंटेंसिटी 30 तो नहीं रह जाएगा, वैसे वैसे क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। और जैसे ही मिड पे जाएंगे तो वहाँ पे शियर फोर्स है ही नहीं, यानी वहाँ पे किसी तरह का रेनफोर्समेंट को, वर्टिकल रेनफोर्समेंट देने का ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे होंगे कि जो इस तरह से सरिया बांधता है, ये मेन रेनफोर्समेंट है सपोज करिए, तो सपोर्ट के पास बहुत कंजस्टेड रहता है, एकदम कम दूरी पर रहेगा, ज़्यादा वर्टिकल रेनफोर्समेंट। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगा ये स्पेसिंग बढ़ाने लगता है, ये जो स्पेसिंग है वो बढ़ाने लगेगा। ठीक है, क्यों बढ़ाने लगा, ज़्यादा रेनफोर्समेंट कहाँ पे प्रोवाइड किया, इस तरह का सपोर्ट के पास, कम दूरी पे प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, ज़्यादा एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। ये वर्टिकल स्टेप्स का बात कर रहे हैं, मेन स्टेप्स का नहीं, तो मेन ये बार का नहीं बात करें, वर्टिकल स्टेप्स का। तो वर्टिकल स्टेप्स यहाँ पे कंजस्टेड है, मतलब ज़्यादा प्रोवाइड किया गया। क्यों ज़्यादा प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स सबसे मैक्सिमम था। जैसे जैसे सपोर्ट से हम लोग दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका दूरी क्या होते जा रहा है, स्पेसिंग क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। स्पेसिंग बढ़ेगा मतलब एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट हम लोग कम प्रोवाइड कर रहे हैं। जाहिर सा बात है शियर फोर्स का इंटेंसिटी घटने लगा तो हम लोग जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करेंगे एज अ वर्टिकल स्टेप्स वो भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। भले ही शियर फोर्स 0 हो जाए फिर भी हमको कुछ ना कुछ स्टीरअप्स प्रोवाइड करना है एज अ वर्टिकल रेनफोर्समेंट। क्यों प्रोवाइड करना है तो वो बात फिर से याद करिए। IS कोड क्या रिकमेंड करता है, भले ही ज़रूरत ना पड़े वर्टिकल स्टेप्स का, लेकिन फिर भी एक मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, जिसका कि फॉर्मूला भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट हम लोग निकालेंगे उस फॉर्मूला के थ्रू, और उसको हम लोग को प्रोवाइड करना है। भले ही शियर फोर्स 0 ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमको वर्टिकल रेनफोर्समेंट यानी कि स्टीरअप्स उसको प्रोवाइड करना है। तो एक लिमिट के बाद हम लोग क्या करेंगे, वो मिनिमम जो फार्मूला था, मिनिमम एरिया ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट वाला, उसके हिसाब से जो भी डाया और स्पेसिंग आता है उसको प्रोवाइड करना चालू कर देंगे। ठीक, थोड़े दूर तक डिज़ाइन वाला पैरामीटर्स, उसके बाद जैसे जैसे शियर फोर्स घटते घटते एक लिमिट से ज़्यादा कम होने लगा। किस लिमिट से कम होने लगा, घटते घटते शियर फोर्स का इंटेंसिटी इतना पहुंच गया कि कंक्रीट में जो क्षमता था उससे भी कम होने लगा। तो उसके बाद जो भी शियर फोर्स डेवलप करेगा उसके लिए तो कंक्रीट खुद सफिशिएंट है, तो उसके बाद किसी तरह का वर्टिकल स्टीरअप्स या रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। तो उस लिमिट के बाद हम लोग क्या करेंगे, वो जो नॉमिनल वाला क्राइटेरिया है, मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट वाला क्राइटेरिया है, उसको प्रोवाइड करेंगे। ये है एग्जैक्ट जो स्टेप्स है इसको डिज़ाइन करने का तरीका। हम लोग एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, जो भी एक बार सपोर्ट के लिए डिज़ाइन कर दिए डाया और स्पेसिंग,
उसी को थ्रू आउट द लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं। ये भी चलेगा, किसी तरह गलती नहीं, क्योंकि अभी हम लोग को एज अ स्टूडेंट क्या देखना है, टाइम बचाना है एग्जामिनेशन में। हर एक स्पैन के लिए यहाँ के लिए अलग, यहाँ के लिए अलग, यहाँ के लिए अलग हो सकता है प्रैक्टिकली, और ऐसा करना भी चाहिए। प्रैक्टिकली जब आप जहाँ पे खर्च होने वाला है, जहाँ पे आप डिज़ाइन करेंगे एक्चुअली, वहाँ पे ऐसा ही करिएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या करिएगा कि जो सपोर्ट में जो शियर फोर्स डेवलप कर रहा है, इसके हिसाब से जो भी आप डिज़ाइन किए, इसी को थ्रू आउट द लेंथ प्रोवाइड कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी स्पेसिंग आया वो कम आया होगा, थ्रू आउट द लेंथ आप कम ही लगा देंगे, तो अभी तो किसी तरह का इकोनॉमी से अभी कोई मतलब नहीं है, खर्च नहीं होने जा रहा है। तो एज ए स्टूडेंट आपको रेनफोर्समेंट अभी तुरंत लगाना नहीं है, उस पर पैसा लगाना नहीं है, इसलिए वही जो स्पेसिंग और डाया है उसको थ्रू आउट द लेंथ प्रोवाइड करके टाइम वहाँ पे आपका बचेगा। अब देखते हैं बुक के लैंग्वेज में एक्चुअल डिज़ाइन स्टेप्स कैसे कैसे है। सबसे पहला स्टेप जो है, जैसा कि बताया कि कैलकुलेट डेवलप्ड शियर फोर्स एंड डेवलप्ड शियर स्ट्रेस। डेवलप्ड शियर फोर्स जो कि गिवन लोडिंग और स्पैन कंडीशन के हिसाब से कितना शियर फोर्स डेवलप करा है उसको निकालेंगे। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लग रहा है, तो मैक्सिमम डेवलप्ड शियर फोर्स कितना होगा, ये मैक्सिमम डेवलप्ड शियर फोर्स का बात हो रहा है, WL/2। अगर कैंटिलीवर बीम है, यूडीएल लग रहा है, तो W/L। अगर पॉइंट लोड है, मिड स्पैन पे W लग रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो W/2। इस तरह से जो भी कंडीशन होगा लोडिंग का और सपोर्ट कंडीशन, उसके हिसाब से डेवलप्ड मैक्सिमम शियर फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अभी जो एग्जांपल लिए हैं ये सिंपली सपोर्टेड बीम विच इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल इन इंटायर लेंथ, तब आया है मैक्सिमम शियर फोर्स WL/2, जो कि कहाँ पे है, सपोर्ट पे है, इस सपोर्ट पे या फिर इस सपोर्ट पे। ठीक है, अब इसी डेवलप्ड शियर फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग डेवलप्ड शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। और किस एरिया पे शियर स्ट्रेस डेवलप कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। सपोर्ट के पास ये जो एरिया है B/D, इफेक्टिव डेप्थ अगर बात करें B/D, इस एरिया पे शियर स्ट्रेस का यहाँ पे बात कर रहे हैं, डेवलप्ड शियर स्ट्रेस। ठीक है, इस एरिया पे तो B/D ये वाला है। तो डेवलप्ड शियर स्ट्रेस कैसे निकालें, V/B/D। ठीक है, ये डेवलप्ड शियर स्ट्रेस निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेक टाउ, ये जो डेवलप्ड शियर स्ट्रेस है इसको हम लोग टाउ बोल रहे हैं, विथ टाउ सी मैक्स। ठीक है, एक ये क्राइटेरिया है जिससे ज़्यादा अगर ये डेवलप्ड शियर स्ट्रेस हो गया तो यहीं पे सारा स्टेप्स रोक देना है और फिर से रीडिज़ाइन के लिए भेज देना है। ठीक है, देखिए इफ़ टाउ सी मैक्स, ये टाउ सी मैक्स क्या है पहले इसको हम लोग देखते हैं। टाउ सी मैक्स डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये आपको कोड में IS कोड 456/2000 में टेबल नंबर 24 में दिया हुआ है कि टाउ सी मैक्स का वैल्यू, वहाँ पे टेबल बना हुआ है, उस टेबल में अलग अलग ग्रेड के लिए टाउ सी मैक्स का, जैसे M25 के लिए क्या है, M15 के लिए क्या है, M20 के लिए क्या है, वहाँ पे टाउ सी मैक्स से आपको वहाँ टेबल से पता चल जाएगा। अगर टाउ सी मैक्स छोटा हो गया डेवलप्ड शियर स्ट्रेस से, ये डेवलप्ड शियर या फिर अदर लैंग्वेज में डेवलप्ड शियर स्ट्रेस किसी केस में अगर मान लीजिए कैलकुलेट किए, ये बड़ा आ गया किससे, टाउ सी मैक्स से, तो यहीं पे सारा स्टेप रोक देना है, रीडिज़ाइन के लिए भेज देना है सेक्शन को कि आप जो B और D डिज़ाइन किए वो बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है, इसको फिर से रीडिज़ाइन करिए, B और D बढ़ाइए, यहाँ पे ही आगे किसी स्टेप में बढ़ना ही नहीं। ठीक है, अगर डेवलप्ड शियर स्ट्रेस छोटा हुआ इस टाउ सी मैक्स से, जो कि हमको टेबल से पता चला, टेबल 24 IS 456 जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, ये टाउ सी मैक्स अगर बड़ा हुआ इस डेवलप्ड शियर स्ट्रेस से, तब हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, कैलकुलेट शियर फोर्स कैरिंग कैपेसिटी। अब ये जो डेवलप्ड ये शियर फोर्स आ रहा है, इसको कौन कौन सा कंपोनेंट जो है बीम का वो बर्दाश्त करेगा। सबसे पहला कंपोनेंट, जैसे कि हम लोग ब्रीफली इंट्रोडक्शन में देखे थे इसका, कि कंक्रीट में कुछ ना कुछ क्षमता होता है शियर फोर्स को सहने का। वो टेंसाइल फोर्स को नहीं सह सकता है, लेकिन शियर फोर्स को तो सह सकता है, कुछ ना कुछ क्षमता होता है। वो क्षमता कितना है उसको फाइंड आउट करना है। वही यहाँ पे लिख रहा है, कैलकुलेट शियर फोर्स कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट। अब ये कैसे निकालेंगे शियर फोर्स कैरिंग कैपेसिटी, इसका नाम दिया गया है, कंक्रीट कितना शियर फोर्स को सह सकता है उसका नाम दिया गया है VC, वर्टिकल शियर फोर्स कैरिड बाय कंक्रीट, VC, इसका ये मतलब है। VC कैसे निकालेंगे, जैसे स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो फोर्स कैसे, ये शियर फोर्स ही है, शियर फोर्स इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। अब कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सपोर्ट के पास जो है B/D। ठीक है, अब ये टाउसी एक नया टर्म यहाँ पे फिर से आ गया। ये टाउसी कहाँ से पता चलेगा, इसके लिए भी एक टेबल है, कौन सा टेबल, टेबल नंबर 23
जैसा कि स्क्रीन पे आ रहा होगा, IS कोड 456 में यहाँ पे दिया हुआ। ये बहुत सारा लंबा चौड़ा चार्ट है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये दो बातों पे डिपेंड करता है कि परसेंटेज एरिया ऑफ स्टील, यहाँ पे जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं, इसका ये कितना परसेंट है, इस BD का कितना परसेंट है। सपोज करिए BD का X% है, माना कि BD का X% है जो आप एरिया ऑफ स्टील, जैसे 3 नंबर ऑफ बार निकाले तो टोटल एरिया ऑफ स्टील 3 इंटू π/4 इंटू जो भी डाया दिए 20 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट करके AST आया। तो ये जो AST आया, अब ये BD का कितना परसेंट है, माना कि BD का X% है AST, तो X इक्वल्स टू AST इंटू 100 डिवाइडेड बाई B इंटू D। तो ये जो निकला ये क्या है, ये परसेंटेज AST, कितना परसेंट AST है। तो परसेंटेज AST इस फॉर्मूला से जो भी हम लोग यहाँ पे देखें, AST इंटू 100 डिवाइडेड बाई B इंटू D और ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये दो बातों पे डिपेंडेंट है वो टेबल। उस टेबल में देखिए एक एक्स एक्सिस पे लिखा होगा परसेंटेज AST और वाई एक्सिस पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट। दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग टाउसी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट जो डाटा आपको कैलकुलेट करके आया उसके अंतर्गत मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इंटरपोलेशन से हम लोग, अगर दो वैल्यू के बीच में अगर कोई वैल्यू आ गया, आपको उसका टाउसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इंटरपोलेशन जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, उस पर आएंगे इंटरपोलेशन पे बाद में। अब देखिए टाउसी हम लोग किसी भी तरह करके फाइंड आउट करके मान लीजिए निकाल के लेते हैं। अब टाउसी निकल गया तो टाउसी इंटू B इंटू D करेंगे तो VC निकल जाएगा। VC क्या है? फोर्स कैरिड बाय, शियर फोर्स कैरिड बाय कंक्रीट। अब देखिए ये डेवलप्ड शियर फोर्स है और ये शियर फोर्स कैरिड बाय कंक्रीट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर शियर फोर्स कैरिड बाय कंक्रीट ही ज़्यादा हो गया डेवलप्ड शियर फोर्स से, तो किसी तरह का डिजाइन का आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू डिजाइन वर्टिकल स्टीरअप्स। ठीक है, कंक्रीट में खुद इतना क्षमता है कि वो जितना डेवलप शियर फोर्स कर रहा है उसको बर्दाश्त करेगा, उससे ज़्यादा ही क्षमता है, तो किसी तरह का डिजाइन करने का आवश्यकता नहीं है। फिर भी IS कोड क्या रिकमेंड करता है कि आपको एक मिनिमम या नॉमिनल एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड करना है। ठीक है, नो नीड टू डिजाइन वर्टिकल स्टीरअप्स ऑल्दो प्रोवाइड नॉमिनल या फिर मिनिमम एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स। अब ये IS कोड का क्या रिकमेंडेशन है, उसमें आप कुछ भी डाया एज्यूम कर ले, दो पैरामीटर जब भी डिज़ाइन करते हैं तो उसमें, जैसे कि यहाँ पे मेन स्टील भी डिज़ाइन कर रहे थे, उसमें दो पैरामीटर था। ठीक है, एक डाया और एक नंबर। यहाँ भी उसी तरह से होगा, एक डाया और एक स्पेसिंग। नंबर की जगह यहाँ पे क्या आएगा? स्पेसिंग। डाया और स्पेसिंग, तो आप डाया अपने से एज्यूम कर लीजिए 8 mm का, 6 mm का, 10 mm का, जो भी है, एक सिंगल लेग या फिर डबल लेग। डबल लेग मतलब होता है 2 बार स्टेप्स को अपने ही जगह पे 2 बार अगर घुमा दिए तो वो डबल लेग हो गया। अगर एक ही बार उसको पेरीफेरी के लॉन्ग एक बार अगर उसको घुमाए हैं, चारों तरफ लगाए हैं, वो सिंगल लेग्ड हो गया। अगर उसको 2 बार रिपीट कर दिए तो वो डबल लेग्ड हो गया। तो सिंगल लेग्ड या डबल लेग्ड जैसा भी आप एरिया ऑफ स्टील डिज़ाइन करेंगे तो उसका डाया आपको मतलब फिक्स करेंगे तो उसका ASV मिल जाएगा। यहाँ पे जो ASV टर्म है वो मिल जाएगा। सपोज करिए कि 8 mm का बार डबल लेग्ड आप एज्यूम किए हैं। ठीक, स्पेसिंग का एक फॉर्मूला है, लेकिन डाया आप अपने से एज्यूम करना पड़ेगा। 8 mm का डबल लेग्ड जो डाया है वो एज्यूम किए, तो ASV कितना हो जाएगा? π/4 इंटू 8 का स्क्वायर, π/4 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 2 मतलब डबल लेग्ड है, 2 बार उसको रोटेट किए हैं, तो ASV आपको निकल गया। तो स्पेसिंग का IS कोड का रिकमेंडेशन क्या है? स्पेसिंग शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.87 FY इंटू ASV डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू B। 0.87 FY जहाँ पे क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द जो आपका स्टील है जो आप उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे Fe 250 प्रोवाइड कर रहे हैं तो यील्ड स्ट्रेंथ कितना हो गया? 250 ही हुआ। यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ है, ये परमिजिबल स्ट्रेस नहीं है, यील्ड स्ट्रेस है। FY इंटू ASV जो अभी आप माने डाया उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एरिया ऑफ स्टील आया वर्टिकल स्टेप्स का, वो ASV का मतलब क्या? एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स ASV डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू B। 0.4 इंटू B जहाँ पे क्या है? ये विड्थ है। इस फॉर्मूला, ये IS कोड का रिकमेंडेशन, ये फॉर्मूला वहीं से आया है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग स्पेसिंग यानी सेंटर टू सेंटर कितने कितने दूरी पे ये जो वर्टिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, ये कितने कितने दूरी पे प्रोवाइड करेंगे, इस दोनों का बीच का दूरी वो फिक्स होगी। ठीक है, यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। कब? अगर VC का वैल्यू ही ज़्यादा हो गया V से, यानी कंक्रीट में ही क्षमता ज़्यादा हो गया डेवलप्ड शियर फोर्स से, तो यहीं पे कहानी खत्म। लेकिन क्या हो अगर कंक्रीट में जितना क्षमता है शियर फोर्स सहने का वो कम पड़ जाए डेवलप्ड शियर फोर्स से? डेवलप्ड शियर फोर्स ज़्यादा है, कंक्रीट में जो कैरिंग कैपेसिटी है वर्टिकल फोर्स का वो थोड़ा कम पड़ गया, तब तो आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा वर्टिकल स्ट्रिप्स। ये जो केस है, अगर कोई भी बार बेंट अप नहीं है, कोई भी मेन रेनफोर्समेंट को बेंड करके ऊपर नहीं लाया गया है, तब ये स्टेप है।
अगर बेंड करके ऊपर लाया गया तब इसके बाद वाला स्टेप, पहले इस स्टेप को देखते हैं। अगर कोई भी बार बेंट अप नहीं किया गया है तब का स्टेप क्या है। आइए, कंक्रीट में जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम पड़ गया डेवलप्ड से, तब क्या करना पड़ेगा, देन डिज़ाइन फॉर शियर रेनफोर्समेंट, स्टीरप्स के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। पहले निकालना पड़ेगा कितना फोर्स फाइनली स्टीरप्स पे पड़ने वाला है, वर्टिकल स्टीरप्स पे पड़ने वाला है। तो वर्टिकल स्टीरप्स पे जितना लोड पड़ने वाला है वो कैसे निकलेगा, डेवलप्ड शियर फोर्स और जितना कंक्रीट बर्दाश्त कर लिया। कंक्रीट में कुछ ना कुछ कैरिंग कैपेसिटी था जो कि कैसे निकाले, टाउ सी इंटू बी इंटू डी। अब ये सफिशियंट नहीं था, पूरा तरह से सक्षम नहीं था, लेकिन कुछ तो सक्षम है, वो कुछ अमाउंट को घटाना पड़ेगा जिसके लिए हमको डिज़ाइन करना है वर्टिकल स्टेप्स। तो डेवलप्ड शियर फोर्स माइनस वी सी, तो जो बचा अमाउंट उसी के लिए तो डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो जो बचा उसके लिए डिज़ाइन स्पेसिंग फॉर द स्टेप्स, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिंग डिज़ाइन करते हैं। डाया को आपको एज्यूम करना है, दो पैरामीटर है डिज़ाइन में, एक डाया और एक स्पेसिंग। डाया को आपको एज्यूम कर लेना है, स्पेसिंग का फॉर्मूला है, यहाँ पे स्पेसिंग का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एस वी इंटू ए एस वी इंटू डी डिवाइडेड बाय वी एस। सिग्मा एस वी जो है वो क्या है, परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, जो स्टीरप्स है उसका। ये किसी भी केस में 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर से नहीं बढ़ना, ज़्यादा होना चाहिए, ये बोलता है IS कोड का रिकमेंडेशन है। नॉर्मली हम लोग माइल्ड स्टील प्रोवाइड करते हैं एज अ वर्टिकल स्टीरप्स, मतलब इसको बहुत जगह से मोड़ना है तो इसमें डक्टिलिटी होना चाहिए, तन्यता वाला गुण होना चाहिए। अगर HYSD बार प्रोवाइड कर देंगे तो जैसे यहाँ पे मोड़ेंगे, बेंड करेंगे तो वो क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग HYSD बार एज अ वर्टिकल स्टीरप प्रोवाइड नहीं करते, माइल्ड स्टील बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें कि मुड़ने का गुण हो और उसमें डक्टिलिटी हो, मतलब जो मुड़ने का जो गुण होता है, ठीक है, मुड़े लेकिन टूटे नहीं, क्रैक नहीं करे। तो हम लोग स्पेसिंग इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन कर लेंगे। अगर बेंट जहाँ पे, और देखिए ये टर्म क्या है, ASB क्या है कि एरिया ऑफ वर्टिकल स्टेप्स, हम लोग जो एज्यूम करेंगे वो है, डी क्या है, डेप्थ है, और VS क्या है, बचा हुआ जो शियर फोर्स है जो कि स्टेप्स के लिए डिज़ाइन करना था वो है। यहीं पे स्टेप्स खत्म हो गए, ठीक है। अगर बेंट अप बार भी प्रोवाइड किया गया है, अगर मान लीजिए 5 मेन रेनफोर्समेंट था, 5 जिसमें से कि 2 रेनफोर्समेंट को बेंट अप करके ऊपर कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का सब रेनफोर्समेंट तो ऊपर नहीं किया जा सकता है, इसमें से मेन रेनफोर्समेंट जो नीचे नीचे गया है उसमें से कुछ रेनफोर्समेंट 2 या 3 हम लोग मोड़ के सपोर्ट के पास कभी कभी बेंड करके ऊपर करते हैं। अगर ऐसा कंडीशन है साइट पे आपके क्वेश्चन में, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे फोर्स कैरिंग कैपेसिटी, जो शियर फोर्स कैरिंग कैपेसिटी इस दोनों में कितना है, इस दोनों का क्षमता कितना है, वो कैसे निकलेगा, उसका नाम दिया गया VS टेस्ट। कैलकुलेट शियर फोर्स टेकन बाय बेंट अप बार, बेंट अप बार कितना शियर फोर्स अपने ऊपर लिया, वो कैसे निकलेगा, सिग्मा SV यानी कि ये परमिजिबल जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इंटू ASB। ASB क्या है, इस दोनों बेंट अप बार का एरिया, सपोज करें 20 mm का था एगो, तो 2 इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। अगर इस पर्टिकुलर केस में अगर 2 बेंट अप बार ऊपर गया है तो यहाँ पे ASB निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है, इंटू साइन अल्फा। अल्फा क्या है, ये कितने डिग्री पे इंक्लिनेशन है बेंट अप बार का, नॉर्मली 45 डिग्री हम लोग करते हैं, 45 डिग्री है तो साइन 45 का जो भी वैल्यू होगा वो प्रोवाइड हम लोग वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब एक नोट है यहाँ पे, इसको देखिए, ये जो VS डैश है ये किसी भी केस में VS/2 से ज़्यादा नहीं हम लोग लेते हैं। ये जो VS है, सपोज करिए VS आया 100, ठीक है, और ये कैलकुलेट करके आ गया, इसका इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके आ गया ये वैल्यू 60, ठीक है। तो VS/2 कितना हो जाएगा, 100/2 50, तो ये आया है 60, तो ये 60 नहीं लेना है, किसी भी केस में 60 नहीं लेना है। मैक्सिमम वैल्यू हम लोग VS/2 तक ले सकते हैं। इस VS, ध्यान से सुनिएगा, इस VS डैश का जो वैल्यू है मैक्सिमम VS/2 से ले सकते हैं। VS/2 से कम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो कम वाला वैल्यू ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। लेकिन VS/2 से ज़्यादा आने लगा, सपोज करिए इस कैलकुलेशन से ये 60 आ गया है और यहाँ पे VS/2 का जो वैल्यू 50 आ रहा था, तो 50 ही लेंगे हम लोग, 60 नहीं लेंगे। सपोज करिए इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके VS डैश 40 आ रहा था और VS/2 50 यहाँ पे है, तो 40 ले सकते हैं, कम वाला वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन VS/2 से ज़्यादा का वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। किसका स्ट्रेंथ हम लोग ज़्यादा कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि बेंट अप बार जो जितना फोर्स कैरी कर सकता है उसका वैल्यू VS/2 से ज़्यादा नहीं हम लोगों को कंसीडर करना है। मैक्सिमम वैल्यू VS/2 तक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कंसीडर नहीं करना है। अब आइए, अब जो रिमेनिंग शियर फोर्स बचा
उसके लिए वर्टिकल स्टेप्स डिज़ाइन करेंगे। ये बात कब की हो रही है, जब अगर बेंटअप बार हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो ये स्टेप्स फॉलो करना है। निकाल लेंगे कि बेंटअप बार कितना फोर्स अपने ऊपर लिया, VS डैश, और ये जो बेंटअप बार का स्ट्रेंथ है वो VS/2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो रिमेनिंग शियर फोर्स बचा, वो रिमेनिंग शियर फोर्स कितना होगा, डेवलप्ड शियर फोर्स माइनस कंक्रीट अपने ऊपर कितना ले लिया शियर फोर्स, माइनस बेंटअप बार कितना शियर फोर्स अपने ऊपर ले लिया, VS डैश, जिसका वैल्यू VS/2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो रिमेनिंग शियर फोर्स बचा उसके लिए स्पेसिंग डिज़ाइन करेंगे, और स्पेसिंग का फॉर्मूला यहाँ पे जो था एज इट इज़ यहाँ पे वही है। ठीक है, ये फाइनल हुआ इस तरह का डिज़ाइन प्रोसीजर।